हे एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न इट। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द टॉपिक ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच वाज रिलीज्ड इन द ईयर 2021। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द फॉरेस्ट लेजिस्लेशंस वीडियो एंड जो पार्ट 1 है दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन आवर चैनल। वहाँ पे मैंने डिटेल में कवर किया है अबाउट एवरी सिंगल लॉ एंड लेजिस्लेशन दैट यू नीड टू नो अबाउट फॉरेस्ट एंड दैट इज़ रेलिवेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस के लिए भी वो रेलिवेंट है, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसमें ज़्यादा पढ़ा है, तो आप उसको भी प्लीज़ देख लेना। एंड उसके बाद कम टू दिस वीडियो, वहाँ पे आई एक्सप्लेन यू ऑल दी थियोरेटिकल पोर्शन। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट इज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है 1980 का। आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल 2023 में एक अमेंडमेंट आया था टू द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो भी मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। साथ साथ जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स ऑफ 2022 है उसको भी डिस्कस किया है along with compensatory afforestation. So that is a very important video, and this is a much smaller video when compared to that, and this is only going to cover out about the Indian State of Forest report. Although ये report 2021 में आई थी, but still looking at it in a certain amount of detail becomes important because इसमें जो concepts cover हो रहे हैं ना वो आपको आगे जाके काफ़ी हेल्प करेंगे। Alright, सबसे पहले we'll start with the basics and let's move forward. तो start करते हैं with the Indian State of Forest report. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसको कैसे कवर करेंगे एक बार वो देख लेते हैं, एंड देन विल डाइव इनटू ईच ऑफ दीज सेक्शंस। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द बेसिक फैक्ट्स जानेंगे कि यार ये रिपोर्ट क्या है, किस बारे में बात करती है, एंड इसको कौन पब्लिश करता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस रिपोर्ट में आउटलाइन किए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद सर्टन और भी टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें अभी जानना है एंड ये हमें आगे जाके यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल थिंग्स लाइक मैंग्रोव कवर क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे जब विल डील विद द मैंग्रोव इकोसिस्टम। जैसे वेटलैंड्स इकोसिस्टम मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इन द बायोडाइवर्सिटी सीरीज, दैट प्लेलिस्ट इज ऑल्सो अप ऑन आवर चैनल, सो प्लीज़ वॉच दैट। वैसे ही जब मैं आपको मैंग्रोव इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा तब ऑब्वियसली विल डील विद मैंग्रोव कवर। यहाँ पे मैंने बस ये आपको आउटलाइन किया है कि यार ये रिपोर्ट में क्या दिया गया है। ग्रोइंग स्टॉक के क्या है के बारे में समझेंगे, ये क्या है ये समझेंगे। विल स्टडी अबाउट कार्बन स्टॉक। आगे जाके व्हेन वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, CCUS टेक्नोलॉजी, राइट, एंड जब क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे तो तब विल डील विद दिस टॉपिक ऑफ कार्बन स्टॉक इन ग्रेट डिटेल। अभी हमें बस इतना समझना है कि यार ये रिपोर्ट में क्या दिया गया है। फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग के बारे में भी इस रिपोर्ट में दिया गया है, कौन सा पर्टिकुलर फॉरेस्ट कितना प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स के, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने हैं। उसके बाद देर इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दिस इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रोवर्सी इन द डेफिनेशन। सो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको पब्लिश करती है FSI, विच इज़ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI इज़ बेसिकली द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में अभी देखेंगे हम बेसिक्स वाले सेक्शन में। जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो पब्लिश करती है। ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेस्ट का डेफिनेशन देता है वो देता है FAO, विच इज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनाइटेड नेशंस। इसके बारे में भी हमने बायोडाइवर्सिटी सीरीज में पढ़ा है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स अ सर्टेन डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट विच इज़ द ग्लोबल स्टैंडर्ड, एंड जो FSI डेफिनेशन देती है उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट उसको रिलीज़ किया जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ये दोनों डेफिनेशन सिंक में नहीं है, सर्टन एरियाज लेफ्ट आउट हो जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन डेफिनेशंस, एंड दैट बिकम्स ए डिबेटेबल टॉपिक। तो उसके बारे में देखेंगे। एंड फाइनली विल लुक एट द क्रिटिसिजम्स ऑफ FSI's डेफिनेशन कि यार ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है क्या इसका डेफिनेशन एक्यूरेट है, इज इट the data is the data that we are getting about forests particular certain, and क्या क्या और लूप होल्स है इसके बारे में वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे कवर करनी है। इसके बाद विल लुक एट सर्टन फैक्ट्स कि यार कौन से स्टेट में फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है, राइट, कहाँ पे पॉजिटिव चेंज आया है फॉरेस्ट कवर में, क्या कहाँ पे नेगेटिव चेंज आया है, ऐसा क्यों आया है। तो ये सारी चीज़ें में हम देखेंगे एंड देन विल एंड द टॉपिक ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक्स। तो यार देखो ये वाले सेक्शन में आ जाते हैं विच इज़ द बेसिक्स। अभी मैं आपके हाईलाइट करते चलूँगा, तो जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ प्लीज़ नोट दैट डाउन बिकॉज दैट कैन बी रेलिवेंट फॉर योर प्रीलिम्स, ओके। तो यार देखो, क्योंकि इसका नाम ही है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, बेसिकली ये क्या बता रहा है, द स्टेट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट। अभी जो इंडिया के फॉरेस्ट हैं उनका क्या हाल है, राइट। वी लिव इन रैपिडली इवॉल्विंग टाइम्स, राइट, जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो बिकम मोर it's becoming more of a threat, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, हैबिटेट लॉस। तो ये सारी चीज़ों की वजह से देयर हैज़ बीन रैपिड चेंज हैपनिंग टू आवर फॉरेस्ट, नॉट जस्ट इंडियाज़ फॉरेस्ट बट रादर ग्लोबली।
बट जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो बताता है वही कि यार इंडिया के फॉरेस्ट का अभी क्या हाल है. सो जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है दैट टॉक्स अबाउट कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज. इट इज़ बेसिकली एन असेसमेंट ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ठीक है. इट इज़ अ बाइनियल रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड एवरी 2 years. तो बाइनियल रिपोर्ट मतलब ऐसी रिपोर्ट जिसको हर 2 साल में पब्लिश किया जाता है. एंड इसको कौन पब्लिश करता है? एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री विच इज़ नोन एज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नोन एज द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एंड इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन देहरादून इन 1981. तो अर्ली 1980s में इस्टेब्लिश कर दिया गया था. यू ट्राई टू रिकॉल, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो 1918 में ही आया था. ठीक है. तो ऐसे करके आप रिलेट करके चलो ताकि आपके दिमाग में भी एक टाइमलाइन बनते रहे. इसके बारे में हमने पार्ट 1 जो लेक्चर है उसमें पढ़ा था. ठीक है. तो ये चीज़ है. एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड एट देहरादून इन 1981. ऑलराइट. अब हम देखते हैं कि यार ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये काम क्या करती है. ठीक है. ऑब्वियसली आपको ये यहाँ पे मैंने जो आपको लिस्ट किया है इसका जो मैंडेट है या ऑब्जेक्टिव है इसको आपको याद नहीं करना है. यू जस्ट सी व्हाट आई एम टीचिंग, जस्ट लिसन टू इट. एक बार आप देख लो एंड बस उसके बाद यू विल योरसेल्फ नो अगर आप ऐसा कुछ ऑप्शन देखोगे कि यार ये ऑप्शन रिलेटेबल है, रेलेवेंट है कि नहीं. ठीक है. आपको बस यहाँ पे सुनते चलना है. बिकॉज देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अगर फॉरेस्ट का सर्वे कर रही है तो ऑब्वियसली वो एक डेटाबेस बना रही होगी. राइट. ऑब्वियसली इट विल बी ट्रेनिंग फॉरेस्ट पर्सनल ऑन हाउ टू गैदर डेटा. तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं एंड दीज आर वेरी लॉजिकल टू डिराइव. सो लेट्स लुक एट देम इन डिटेल. तो पहला जो पॉइंट है दैट इज पब्लिश ISFR बाय NLE. बिल्कुल सही बात है. जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही तो पब्लिश करता है. तो वो उसका एक प्राइमरी मैंडेट है. ठीक है. दूसरा इट कंडक्ट सर्वे एंड असेसमेंट इन द फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरियाज एंड डेवलप्स अ फॉरेस्ट डेटाबेस. तो उसको एक फॉरेस्ट डेटाबेस बनाने का भी काम है. ठीक है. फॉरेस्ट एरिया को देखो एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया को भी देखो, दोनों को असेस करो, सर्वे करो एंड बाद में जाके एक फॉरेस्ट डेटाबेस बनाओ जिसके थ्रू हम जान सकें कि यार विच पार्ट ऑफ द कंट्री हैज़ विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट एंड कहाँ कहाँ थ्रेट्स हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें. उसके बाद इट इज़ ऑल्सो अ नोडल एजेंसी फॉर कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ स्पेशल डेटाबेसेस. नोट द वर्ड स्पेशल डेटाबेसेस रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. अब यार इसका क्या मतलब है? स्पेशल डेटाबेसेस आप ऐसे समझो कि यार देखो जो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है जो ये असेसमेंट करती है फॉरेस्ट का, अब ऐसा तो नहीं है कि एक सर्टन टीम गई और वो फॉरेस्ट का असेसमेंट किया. ये भी किया जाता है बट टू गेट द ओवरऑल पिक्चर, राइट, टू गेट द डेटा एट सच अ मैसिव स्केल एट अ कंट्री लेवल वी यूज़ द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वी यूज़ द आइडिया ऑफ रिमोट सेंसिंग, राइट, जो लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू असेस द रिसोर्सेज, इन ऑर्डर टू पब्लिश द डेटा. अब वो कैसे होता है उसको भी हम देखेंगे बट अभी के लिए आप बस इतना याद रखो द टर्म स्पेशल डेटाबेसेस इज दैट बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन में, लेट्स से आप कोई एक विलेज ले लो, वहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है. तो जो सैटेलाइट जो इमेजिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है, जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूज़ कर रहा है, उसके थ्रू वी मैप आउट दैट पर्टिकुलर रीजन एंड विल असेस द अमाउंट ऑफ ग्रीनरी इन दैट रीजन, विल असेस द अमाउंट ऑफ जो बायोमास है, क्या फॉरेस्ट बायोमास वहाँ पे प्रेजेंट है, व्हाट इज़ द मॉइस्चर. ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे असेस कर सकते हैं. तो उसका अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं एक मिला के तो दैट इज नोन एज द स्पेशल डेटाबेस. इसको कलेक्ट करना और डिसेमिनेट करने का नोडल एजेंसी कौन है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. राइट. ये चीज़ है. एंड अगेन ट्रेनिंग द फॉरेस्ट पर्सनल इन एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS. तो ट्रेनिंग फॉरेस्ट पर्सनल, जैसे अगर ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है तो ऑब्वियसली इसको चलाना भी आना चाहिए. सो दे ट्रेन द पर्सनल्स इन हाउ टू ऑपरेट एंड अप्लाई द आइडिया ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS. ठीक है. ये सारी टेक्नोलॉजीज. एंड उसके अलावा they also have an important function which is to support the state forest departments in assessing their forest resources, conducting survey for their forest resources, mapping them out and also making an inventory, एक forest inventory बनाना. ठीक है. जहाँ पे आप you list out कि यार ये forest इतने एरिया में है, इतना dense है, right, what is the canopy, ये सारी चीज़ें में what is the tree canopy density, ये सब terms क्या हैं अभी थोड़ा देर में मैं आपको समझाऊंगा when I'll explain you about the when I'll tell you about the डिफरेंट की कॉन्सेप्ट विच आर गिवन इन द रिपोर्ट. ठीक है. तो अभी हमने इसका मैंडेट देख लिया है. क्या क्या काम है इसका? पब्लिश ISFR बाय NLE, कंडक्ट सर्वे एंड असेस फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरियाज. इट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ स्पेशल डेटाबेसेस रिलेटेड टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. फॉरेस्ट पर्सनल्स को ट्रेन करना इन एरियाज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS. सपोर्टिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स इन कैरिंग आउट देयर वर्क रिलेटेड टू फॉरेस्ट. मैपिंग हो गया, इन्वेंट्री हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें, सर्वे हो गया. तो ये काम है यार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का. तो ये भी हमने देख लिया है. ठीक है. हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये वाले पॉइंट में जाते हैं. हम जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं दैट इज द 2021 रिपोर्ट
एंड इट इज़ द 17th एडिशन. इससे पहले 16 एडिशन इस रिपोर्ट की आ चुकी हैं. एंड जो फर्स्ट एडिशन आया था दैट केम आउट इन द ईयर 1987. एंड ये था जब फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था इस रिपोर्ट का. फर्स्ट एडिशन ऑफ द ISFR. अगेन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981, राइट. 1981 में एस्टैब्लिश हुआ था फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, अर्ली 1980s में. बट जो रिपोर्ट पब्लिश होना स्टार्ट हुई वो हुई 1987 से. एंड जो फर्स्ट एडिशन आया था उसी साल आया था. उसके बाद दूसरा रिपोर्ट कब आया? 1989 में आया. फिर उसके बाद वाला रिपोर्ट 1991 में आया. फिर अभी कर करके 2019 में आया ना, अभी 2021 में आ गया. ठीक है. जो 2023 वाला रिपोर्ट है वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है. दैट हैज़ नॉट बीन रिलीज येट. जब वो आता है तब आई विल मेक डिफरेंट वीडियो ऑन दैट एंड विल टेल यू अबाउट इट. बट ये जो टॉपिक है ISFR 2021, इसको आपको जानना इसलिए नेसेसरी है बिकॉज इसमें जो टर्म्स यूज़ हो रही है ना, जो डेफिनेशन यूज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे अबाउट व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट कवर, व्हाट इज़ द ट्री कवर. तो ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर भी हेल्प करेंगी. वो जो रिपोर्ट आएगा उसमें वो चीज़ें डिफरेंट नहीं होंगी, राइट. सो इसलिए ये रिपोर्ट जानना ज़रूरी है. अगेन क्योंकि ये 2021 रिपोर्ट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर में ये थोड़ा नीचे आता है, बट नेवरदलेस इट इज़ स्टिल इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये चीज़ अभी देख लेते हैं. क्या देखो, हमने जान लिया कि ये 2021 वाला जो रिपोर्ट है इट इज़ द 17th एडिशन. अभी देखते हैं कि व्हाट डज दिस रिपोर्ट टॉक अबाउट. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आई हैव अटैच दिस पर्टिकुलर स्निपेट फ्रॉम द FSI वेबसाइट इटसेल्फ. तो वहाँ पे जाके मैंने ISFR 2021 वाले लिंक में क्लिक किया. एंड एज सुन एज आई वेंट थ्रू दैट पर्टिकुलर लिंक दे टुक मी टू दिस पेज जहाँ पे ये स्निपेट दिया गया था. दिस इज बेसिकली अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द डिफरेंट चैप्टर्स इन द 2021 रिपोर्ट. जैसे चैप्टर 1 में उन्होंने बताया बेसिक इंट्रोडक्शन, सर्टेन की टर्म्स के बारे में बताया है, वाई फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट उसके बारे में बताया है. And chapter 2 से they get into certain different parameters and concepts. For example, they talk about forest cover, they talk about mangrove cover. फिर they talk about assessment of forest cover in tiger reserves and lion conservation areas of India. Right? इसको मैंने देखो आपको ग्रीन में हाईलाइट किया है. अभी मैंने इसको ग्रीन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो टॉपिक हो गया, ये वाला टॉपिक एंड ये वाला टॉपिक, इसको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है. इसको मैंने ग्रीन में इसलिए हाईलाइट किया है बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं दे आर द न्यू इनिशिएटिव्स इन द 2021 रिपोर्ट. This particular topic and even this particular topic, they are the new additions to the report. पहले वाले एडिशंस में, फॉर एग्जांपल 2019 वाले एडिशन में ये सारी चीज़ें नहीं पब्लिश की गई थी. ये वाले रिपोर्ट में इसको पब्लिश किया गया है. तो दिस इज द लेटेस्ट एडिशन टू द रिपोर्ट. ठीक है, तो हम इसको देखेंगे. विल टॉक अबाउट फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, उसके बारे में जो डेटा दिया गया है कि कौन सा पर्टिकुलर रीजन में कौन सा फॉरेस्ट आर मोर प्रोन टू फायर, कैचिंग फायर. ट्री कवर के बारे में देखेंगे. फॉरेस्ट कवर एंड ट्री कवर अलग होता है, इन दोनों का डिफरेंस भी समझेंगे. ग्रोइंग स्टॉक के बारे में दिया गया है. बैम्बू रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री के बारे में दिया गया है, राइट. बैम्बू रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री. देन दे ऑल्सो टॉक अबाउट कार्बन स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड जो लास्ट जो चैप्टर्स हैं दे आर अबाउट न्यू एडिशंस. तो उसमें एक चीज़ है अबव ग्राउंड बायोमास. दिस इज नॉट फ्राउंड, दिस इज ग्राउंड. तो अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन यूजिंग SAR डेटा. अभी SAR का मतलब क्या होता है? SAR स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक अपर्चर रेडार. SAR stands for a synthetic aperture radar. This is basically a remote sensing idea. And जो synthetic aperture radar है उसके थ्रू ही हम AGB का estimation करते हैं. What is AGB? AGB is one component of the forest biomass which is basically above ground biomass. ऐसे ही below ground biomass भी होता है, for example roots, ये सारी चीज़ें. इसको हम डिटेल में समझेंगे with an example and also a diagram. So just wait for that. इसके बारे में आपको बताऊंगा. And जो chapter number 11 है that talks about mapping of climate change hotspots in India's forests. And finally again certain other new initiatives which are minor initiatives. जो major initiatives हैं वो 3 हैं. क्या क्या है? Assessment of forest cover in tiger reserves and lion conservation areas of India. Specifically they are talking about the Gir forest which is home to Asiatic lion, right? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. इसके अलावा we have above ground biomass estimation using SAR data and mapping of climate change hotspots in India's forests, right? ये सारी चीज़ें हैं. And ये जो above ground biomass estimation है ये कैसा है? It is done using the SAR data. And SAR, what is SAR? SAR is synthetic aperture radar. What is it? Synthetic aperture radar के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ. It is basically an active sensor जो माइक्रोवेव के थ्रू काम करता है. So it transfers microwave signals that it receives back, right? And basically आप
ये दिमाग लगाओ, जो रेडार टेक्नोलॉजी है ना, उसमें ही सिंथेटिक अपर्चर रेडार आ जाता है. अपर्चर इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल या फोकल. सिंथेटिक अपर्चर रेडार का मतलब हो गया रेडार टेक्नोलॉजी विच यूजेस एन अपर्चर. अपर्चर आप रिलेट कर पाओगे ऑप्टिकल या फोकसिंग से. फॉर एग्जांपल कैमरा के जो लेंस होते हैं उनके अपर्चर्स डिफरेंट होते हैं. दे हैव अपर्चर इज बेसिकली कितना लाइट आप अलाउ कर रहे हो, राइट. सिंथेटिक अपर्चर रेडार का जो फायदा है वो ये है कि आप रात में भी फॉरेस्ट रिसोर्स को असेस कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो लुक थ्रू द क्लाउड्स. तो दिस इज अ वेरी इनक्रेडिबल पीस ऑफ इंजीनियरिंग. एंड ये जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है इसको वाइडली बहुत जगह यूज किया जाता है, ठीक है. ऑब्वियसली फॉर रिमोट सेंसिंग एंड इमेजिंग व्हेन थिंग्स आर, फॉर एग्जांपल अगर क्लाउड कवर आ गया, क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा है एंड लेट्स से रात है, तब भी आप एक सर्टन चीज़ को मैप आउट कर सकते हो बिकॉज इट यूजेस माइक्रोवेव्स एंड नॉट इट डज नॉट ऑपरेट इन विजिबल लाइट, ठीक है. ये चीज़ है. इसके बारे में ज़्यादा आप साइंस एंड टेक में भी पढ़ते हो, राइट. एंड एक और चीज़ है क्योंकि मैं बता ही रहा हूँ, सो देर इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो जो नोन एज द निसार. एन का मतलब नासा, आई का मतलब इसरो एंड दिस इज बेसिकली सिंथेटिक अपर्चर रेडार, ठीक है. आप पता है आप जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है उसको फॉर एग्जांपल आप ना एक फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द प्लेन, आप यहाँ पर भी सिंथेटिक अपर्चर रेडार अटैच कर सकते हो एंड लेट्स से यू आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स फॉर एग्जांपल, ठीक है. एंड यहाँ पे सर्टन ट्रीज है या कुछ भी है, कोई भी एक टोपोग्राफी है, ऐसे करके टोपोग्राफी है. तो ये जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ये इस पर्टिकुलर चीज़ को भी मैप कर सकता है इवन इफ देर आर क्लाउड्स एंड इवन इफ इट इज़ अ नाइट टाइम, ठीक है, इवन इफ इट्स नाइट टाइम. तो ये प्राइमरी गोल है, सॉरी नॉट गोल है, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ऑफ द सिंथेटिक अपर्चर रेडार. तो इसी को यूज़ करके हमने अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन किया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, ठीक है. तो यार देखो हमने देख लिया कि जो ISFR है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, इसके अलावा बैम्बू रिसोर्स के बारे में भी, कार्बन स्टॉक के बारे में भी, फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग. तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं. ये वाला कंटेंट जो पेज है, जो इंडेक्स पेज है, जो मैंने मिनिस्ट्री के वेबसाइट से उठाया है और FSI के वेबसाइट से उठाया है, वहाँ पे हमने देख लिया. एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे मैंने अलग से इसको इसलिए दिया है बिकॉज दिस कैन बी रेलिवेंट. व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन दी 2021 रिपोर्ट. तो सबसे पहले टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट कवर एंड टाइगर रिजर्व एरियाज. टाइगर रिजर्व के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. टाइगर कॉरिडोर्स एंड गिर फॉरेस्ट विच इज होम टू एशियाटिक लायन. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट अबव ग्राउंड एस्टिमेट्स ऑफ बायोमास यूजिंग सार डेटा. मैंने यहाँ पे आपको बताया सार के बारे में. एंड ये कैसे किया गया है, दिस हैज बीन डन बाय FSI इन कोलैबोरेशन विद इसरो. एंड इसरो के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच इज द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. नाउ इफ दिस rings any bell, the Space Application Center is also something that we have read earlier. Space Application Center basically in tandem with Ministry of Environment, Forest and Climate Change publishes a map of wetlands. So it publishes something known as the National Wetland Atlas. इसके बारे में हमने अपने बायोडाइवर्सिटी सीरीज लेक्चर नंबर 2B जहाँ पे मैंने वेटलैंड्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ पे मैंने आपको बताया इसके बारे में. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एक रिपोर्ट भी निकालता है विच इज़ बेसिकली अ पब्लिकेशन डीलिंग विद द नेशनल वेटलैंड एटलस. एंड वो वेटलैंड्स को मैप आउट करता है, उनमें जो चेंजेस हैं उनको मैप आउट करता है. तो वहाँ पर भी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ इसरो हमने पढ़ा था, राइट. वो चीज़ है. एंड फाइनली ये क्या बात करता है, क्लाइमेट चेंज हॉटस्पॉट्स इन इंडियाज फॉरेस्ट एंड हाउ विथ टाइम क्लाइमेट चेंज का जो थ्रेट है वो कितना बढ़ चुका है, क्या क्या चेंजेस आए उसकी वजह से, वो सारी इस बातें इस रिपोर्ट में की गई हैं. तो ये हो गया यार बेसिक्स वाला पोर्शन. यही सारी चीज़ें हैं जो मतलब इस रिपोर्ट में दी गई हैं. एंड ये जो बेसिक फैक्ट्स है, व्हाट इज़ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट किस किस चीज़ों के बारे में बात करता है, वो सारी चीज़ें. अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड विल कवर द टॉपिक ऑफ की कॉन्सेप्ट्स कि यार ये ट्री कवर क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, व्हाट यू मीन बाई ट्री कैनपी. तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो नो मैटर कौन सा पब्लिकेशन और रिपोर्ट का ये सेम ही रहता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेफिनेशंस को भी कवर करते हैं. तो अभी स्टार्ट करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट्स. एंड सबसे पहले हम जानेंगे द आइडिया ऑफ ट्री कैनोपी डेंसिटी विच इज़ अब्रीविएटेड एज TCD. ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक अ ट्री, लेट्स से ये एक ट्री है, ठीक है, एंड ये ग्राउंड है. तो जब अगर ऊपर से देखोगे आप, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द सैटेलाइट एंड दिस इज द पर्सपेक्टिव, आप ऐसे देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर वेजिटेशन
टू द रेशियो ऑफ ग्राउंड। ये जो फॉलिएज है, राइट, ये जो लीव्स हैं और जो भी ब्रांचेस हैं मिला के जो फॉलिएज है, फॉलिएज मतलब बेसिकली कलेक्शन ऑफ लीव्स, ब्रांचेस, ये सारी चीज़ें, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द ट्री क्राउन्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। सो दिस इज द ट्री क्राउन। जितना ये ट्री, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट इट बुशी है, राइट, जितना यहाँ पे लीव्स है, जितना फॉलिएज है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको बोलते हैं हम ट्री कैनोपी डेंसिटी। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो डेंसिटी बहुत हाई है, एंड अगर डेंसिटी बहुत हाई है, यहाँ पे मैंने आपको दिया है, इट इंडिकेट्स हाउ डेंस और स्पार्स द ट्री कवर इज इन अ फॉरेस्ट और एनी अदर वेजिटेटेड एरिया। हायर कैनोपी डेंसिटी मतलब मोर कवरेज, विच टिपिकली इंडिकेट्स हेल्थियर एंड मोर रोबस्ट वेजिटेशन। सो अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वेजिटेशन बहुत थिक है, वेजिटेशन इज मोर रोबस्ट, एंड इट इज़ बेसिकली कि उस पर्टिकुलर ग्राउंड का वो काफ़ी ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट, बिकॉज ये ट्री ग्राउंड बड़ा है। तो अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया ले लेते हो, अगर मैं ये एरिया ले लेता हूँ, ये पर्टिकुलर एरिया, तो ये रेशियो सर्टन परसेंटेज है इस ग्राउंड का। लेट से कोई और ट्री है यहीं पर, वो कुछ ऐसा है, लेट से मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, लेट से कुछ ऐसा है एंड वो बस इतना ही है, ठीक है, ऐसा है। तो इसका जो क्राउन है, इसका ये वाला जो क्राउन है, इट इज़ स्मॉलर देन दिस पर्टिकुलर क्राउन। तो ये जो इसका जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो कम है। ये आइडिया है ट्री कैनोपी डेंसिटी का, ऑलराइट। ट्री कैनोपी डेंसिटी को मेजर करने का एक और भी तरीका है विच यूजेस द लाइडार टेक्नोलॉजी, राइट। अभी लाइडार टेक्नोलॉजी क्या है? लाइडार इज बेसिकली, अब लेज़र यूज़ करते हो लाइडार में, एंड इट इज़ ब्रॉडली यूज इन लैंड मैनेजमेंट, लैंड यूज चेंजेस को स्टडी करने में, प्लानिंग एफर्ट्स में, इंक्लूडिंग इवन हजार्ड असेसमेंट्स, राइट। लैंडस्लाइड हो गया, फ्लड्स आ गए, एग्रीकल्चर हो गया, जियोलॉजिक मैपिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ों में लाइडर का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एंड लाइडर को आप अगेन साइंस एंड टेक में कवर करते हो। मैं आपको बेसिक सा एक प्रिंसिपल बता देता हूँ। इट यूजेस लेज़र लाइट, जिसको एक ट्रांसमीटर, एक सोर्स से भेजा जाता है, एंड इट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, एंड जिस ऑब्जेक्ट को वो हिट करके रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको रिसीवर रिसीव करता है। सो देयर इज अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर, एंड जितना टाइम लगा उसके बेसिस पे वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, बिकॉज वी नो द स्पीड एंड वी नो द टाइम, तो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो ये आइडिया यूज़ करके हम लाइडर टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इट इज़ अगेन अंडर द रेलम ऑफ रिमोट सेंसिंग that uses light in form of a pulse laser to measure ranges or variable distances to the earth, ठीक है। ये आइडिया है लाइडार का। एंड ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है वो भी हमने समझ लिया है इस पर्टिकुलर डायग्राम से। अभी देखते हैं ट्री कैनोपी डेंसिटी को ध्यान में रखते हुए हम फॉरेस्ट कवर को सर्टन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सर्टन टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वो क्या टाइप है? इफ यू लुक एट फॉरेस्ट कवर, वी कैन से कि वी हैव वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब्स एंड नॉन फॉरेस्ट। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। अभी इनका मतलब क्या है मैं आपको पहले पिक्चर से दिखा देता हूँ। दिस इज़ अ वेरी डेंस फॉरेस्ट, दिस इज़ अ मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। अभी आप समझ सकते हो यहाँ पे जो फॉलिएज है, यहाँ पे जो ट्री क्राउन्स है वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप्ड है, बहुत ज़्यादा बुशी हैं, राइट। तो ये जो फॉलिएज है ये बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसका जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है दैट इज़ मोर देन दिस वन। आप ये भी याद रखो, अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा है, अगर कैनोपी इज़ मोर थिक, तो सनलाइट पेनिट्रेशन कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, लेट्स से यहाँ पर सन है, ठीक है, ये सन है, तो क्योंकि ये बहुत थिक है तो इसके जो नीचे प्लांट्स है ना उनको एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिलेगा, बिकॉज इसका कैनोपी इज़ थिक। इस पर्टिकुलर रीजन का इस पर्टिकुलर रीजन का जो कैनोपी है इट इज़ वेरी थिक, एंड इसका जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है दैट इज़ वेरी हाई। तो इसलिए ये वाले जो प्लांट्स हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, लेट मी यूज दिस कलर, ये जो प्लांट्स हैं इनको एडिक्वेट सनलाइट नहीं मिलेगा। वैसे ही इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इसका ट्री कैनोपी डेंसिटी कम है तो काफ़ी सनलाइट पास भी हो जाएगी, राइट। ये चीज़ है। तो ये है वेरी डेंस फॉरेस्ट, ये है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ये है ओपन फॉरेस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो इनका कैनोपी डेंसिटी तो बहुत ही कम है, एंड स्क्रब्स का तो उससे भी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो 10% से भी कम कैनोपी डेंसिटी होता है स्क्रब्स का। अब 10% का क्या मतलब है? व्हाट इज 10%? तो इट इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ वेजिटेशन टू द ग्राउंड। तो वो 10% है, ठीक है। जितना वेजिटेशन है ग्राउंड में दैट इज जस्ट 10% ऑफ दैट। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट्स से ये ग्राउंड 100 है तो उसमें से सिर्फ 10% के आसपास ऑक्यूपाई कर रही है ये जो ग्रीनरी है, बेसिकली जो कैनोपी है। जो ट्री कैनोपी डेंसिटी इज अराउंड बेसिकली लेस देन 10%, तो उसको बोलेंगे स्क्रब। ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, तो वहाँ देखते हैं। देखो, अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट है लाइक इन दिस पर्टिकुलर इमेज, तो उसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी इज अराउंड 70% और मोर।
तो जो भी पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 70% या उससे ज़्यादा है, तो उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ वेरी डेंस फॉरेस्ट। वैसे ही अगर कोई मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, उसको तभी बोलेंगे कि यार वो फॉरेस्ट मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है अगर उसका ट्री कैनोपी डेंसिटी इज मोर देन 40% एंड लेस देन 70%। सो 40 से लेकर 70% के अगर रेंज में लाई कर रही है तो उसको बोलेंगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। वैसे ही 10% से लेकर 40% में अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी लाई कर रही है उसको बोलेंगे ओपन फॉरेस्ट। नाम में आप समझ सकते हो, वेरी डेंस मतलब बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत थिक कैनोपी, मॉडरेटली डेंस मतलब ठीक है थोड़ा सा मॉडरेट कैनोपी है, एंड ओपन फॉरेस्ट में कैनोपी बहुत ही कम है, एंड स्क्रब्स में तो इतना कम है कि द ट्री कैनोपी डेंसिटी इज लेस देन इवन 10%। ये चीज़ है। एंड नॉन फॉरेस्ट एरिया एक क्लासिफिकेशन है, दीज आर दोज एरियाज जो ऊपर वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो उसके अलावा जो भी होता है उसको वी पुट इट इन दी नॉन फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, एनी एरिया विच इज नॉट इंक्लूडेड अबव। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब हमने बेसिक समझ लिया है अबाउट ट्री कैनोपी डेंसिटी, तो ये तो हमने सीख लिया है। दिस इज डन। ओके, लेट मी यूज रेड कलर, तो दिस इज डन। अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज अबाउट द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरियाज, RFA। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपल चीज़ है, यहाँ पे मैंने लिखा है एनी पीस ऑफ लैंड विच इज नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड विच इज नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर एनी गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आप देखोगे 1980 का, तो वो सर्टेन चीज़ों को फॉरेस्ट डिक्लेयर करता है, सर्टेन चीज़ों को फॉरेस्ट मानता है, राइट, कि ये रिकॉर्ड्स में है, वो रिकॉर्ड में है, तो ये फॉरेस्ट है। तो अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नोटिफाइड है कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में काउंट होगा। अभी देखो, RFA मे और मे नॉट हैव अ फॉरेस्ट। देखो ऐसा है, लेट्स से ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पहले वेजिटेशन है, बाद में जाके यहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, लेट्स से बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट बैरन लैंड बन गया। लेकिन जब ये फॉरेस्ट था, ये नोटिफाई हो चुका था गवर्नमेंट रूल के अंदर कि यार ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, तो मतलब ये फॉरेस्ट लैंड है। एनी पर्टिकुलर लैंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन ये भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, लेट्स से आफ्टर 10 ईयर्स, जब यहाँ का लैंड डिग्रेडेशन हो गया है, लेकिन फिर भी इसको हम फॉरेस्ट कंसिडर कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, इन रियलिटी देयर मे बी अ फॉरेस्ट और मे नॉट बी अ फॉरेस्ट, ये आइडिया है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, बट इसके रिलेटेड भी कॉन्ट्रोवर्सीज आगे हैं, क्रिटिसिज्म है FSI का, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट डीम्ड फॉरेस्ट। इसके बारे में आप जान के रख लो कि ये क्या होती हैं, बिकॉज दिस वाज आल्सो इन द न्यूज़। अब देखो यार, द फ्रीडम टू डिफाइन विच ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट क्वालिफाई एज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हैज बीन द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स इन 1996। तो मैंने आपको बताया ना, एनी लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो एनी लैंड विच इज नोटिफाइड एज फॉरेस्ट अंडर द गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स, उसको बोलते हैं हम, दैट बेसिकली इज अ फॉरेस्ट एंड इट इज बेसिकली इन द पर्व्यू ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। एंड ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को नोटिफाई करने का प्रेरोगेटिव किसके पास है? टू द स्टेट गवर्नमेंट्स सिंस 1996। अब डीम्ड फॉरेस्ट क्या है? डीम्ड फॉरेस्ट विच कंप्राइज अबाउट 1% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट लैंड आर अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। दीज आर अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट एज दे रेफर टू लैंड ट्रैक्ट्स दैट अपीयर टू बी अ फॉरेस्ट बट हैव नॉट बीन नोटिफाइड सो बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आप समझ रहे हो? इसको मैं आपको बताता हूँ ये पर्टिकुलर डायग्राम से, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी आपको मैं यहीं बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको ये डायग्राम दिखाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, तो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। लेट से ये पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है। लेट मी मेक सर्टन फॉरेस्ट यहाँ पे, फॉरगिव मी फॉर माई रियली बैड ड्राइंग। ये लेट से फॉरेस्ट है, एंड लेट से ये पर्टिकुलर रीजन है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब देखो, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में भी ये वाला पार्ट, ये बैरन लैंड है, यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया माना जा रहा है, तो इसका मतलब ये पूरा एरिया फॉरेस्ट से भरा हुआ है, ये मानते हैं। लेकिन ये वाला पार्ट इसका, फॉर एग्जाम्पल विच ऑलमोस्ट इज लाइक व्हाट अराउंड 35% to 40% ऑफ दिस एंटायर एरिया, ये बैरन लैंड है। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में नोटिफाइड है कि यार ये लैंड इज अ फॉरेस्ट, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, राइट। एंड उसी के साथ साथ आप ये भी देखो, ये जो फॉरेस्ट है ना, ये भी तो यहाँ पे तो एक्चुअल में ट्रीज है, यहाँ पे तो प्रॉपर वेजिटेशन है, नेचुरल कवर है, लेकिन दिस इज नॉट अंडर दिस, तो इसको बोलेंगे डीम्ड फॉरेस्ट। आई होप आप समझ रहे हो, दीज आर नोन एज डीम्ड फॉरेस्ट
एंड दीज आर कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स बिकॉज दे रेफर टू लैंड ट्रैक्ट्स दैट अपियर टू बी अ फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे यार इतना वेजिटेशन है, लश ग्रीनरी है, राइट? तो दे अपियर टू बी फॉरेस्ट, बट उनको नोटिफाई नहीं किया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एज फॉरेस्ट, इसलिए वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए वी नो कॉल देम एज डीम फॉरेस्ट। ये है आइडिया ऑफ डीम फॉरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड डीम फॉरेस्ट एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का क्या मतलब है। एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का भी आप ऐसे समझो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन विद दिस डायग्राम, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड क्विकली रिवाइज इट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब क्या? कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो फॉरेस्ट है इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, दैट इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब हो सकता है वहाँ पे फॉरेस्ट हो या ना हो सकता है विद टाइम डिग्रेडेशन हो जाए, तो वहाँ से सर्टन एरिया से फॉरेस्ट हट जाए। जिससे अगर आप ये देखोगे तो इसको नोटिफाई किया गया था रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बहुत पहले। अभी जाके अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो ये पूरा ट्रैक्ट ऑफ लैंड अगेन फॉरेस्ट है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, लेकिन रियलिटी में ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड विच इज अराउंड 35% टू 40% ऑफ दिस एंटायर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इज अ बैरन लैंड। तो टेक्निकली ये फॉरेस्ट नहीं है, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड दिस इज नॉट अ फॉरेस्ट, ये वाला पोर्शन, बट स्टिल इसको हम फॉरेस्ट की तरह काउंट कर रहे हैं, विच इज अगेन अ लूप होल विच विल डिस्कस इन दी क्रिटिसिज्म्स वाला सेक्शन। ठीक है, सर्टन फॉरेस्ट ऐसे भी हैं जो दिखते हैं, सर्टन लैंड ऐसे हैं जिनको देख के लगता है कि यार इतने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, दिस हैज सच लग्जूरियंट वेजिटेशन, बट उसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट उसको फॉरेस्ट नहीं नोटिफाई किए। तो ऐसे फॉरेस्ट को बोलते हैं डीम फॉरेस्ट एंड दे आर अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट कि यार इट इज़ ऑफन डिबेटेड कि यार जब यहाँ पे इतना लश ग्रीनरी है, वो सारी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं जो एक फॉरेस्ट को होना चाहिए, फिर भी क्यों स्टेट गवर्नमेंट ने इसको नहीं नोटिफाई किया है एज फॉरेस्ट, क्यों उसको नहीं डाला है इन द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। सो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। डीम फॉरेस्ट आप समझ चुके हैं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट समझ चुके हो, एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब भी समझ चुके हो कि यार इसमें फॉरेस्ट हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो चलो ये तो काफ़ी क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट ट्री कवर। अब ट्री कवर क्या होता है? देखो सिंपल है, ट्री कवर इज बेसिकली ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज लेस देन 1 हेक्टर, तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेस देन 1 हेक्टर आउटसाइड FRA, सॉरी आउटसाइड RFA नॉट FRA। तो 1 हेक्टर से कम होना चाहिए और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर में होना चाहिए। आप समझ रहे हो? मतलब लेट्स से ये पर्टिकुलर एरिया है, इट इज़ द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। इसके बाहर ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज, मतलब ऑल पैचेस का क्या मतलब हो गया? वेरी डेंस फॉरेस्ट वाला ट्री भी हो गया, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट वाला ट्री भी हो गया, ओपन फॉरेस्ट वाला भी हो गया। तो ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज लेस देन 1 हेक्टर, तो लेस देन 1 हेक्टर होना चाहिए, लेस देन 1 हेक्टर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इररेस्पेक्टिव ऑफ TCD, इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्री कैनोपी डेंसिटी। वही मैं बता रहा था, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया। तो इन सारे पैचेस ऑफ ट्रीज विच आर, आपको देखो साइज कंस्ट्रेंट्स हैं, लेस देन 1 हेक्टेयर आउटसाइड RFA, ठीक है। जब मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज होगा। इसको बोलते हैं ट्री कवर, ठीक है, ये चीज़ होगा। दूसरा टर्म आ जाता है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं TOF। जैसे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को वी कॉल RFA, राइट, वैसे इसको हम बोलते हैं TOF। ऑल ट्रीज आउटसाइड RFA इररेस्पेक्टिव ऑफ पैच साइज। अभी देखो, अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। लेट्स से ये पर्टिकुलर एरिया है, लेट्स से दिस इज एन एरिया, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को मैं ऐसे मार्क करता हूँ, एक काम करता हूँ, लेट मी नॉट इंटरसेक्ट दिस लाइन, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ बनाता हूँ, लेट्स से ये दिस इज एन एरिया, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो है ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जैसे बताया था, सर्टन पीस ऑफ लैंड यहाँ पे बैरन लैंड है, यहाँ पे रियलिटी में फॉरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब बाहर जो एरिया है ना, बाकी एरिया, मतलब लेट से ये एरिया का टोटल है 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर, एंड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमें बोल रहे हैं लेट से 250 स्क्वायर किलोमीटर। एंड उसमें से बैरन लैंड है जो 250 के अंदर ही है, बैरन लैंड है लेट से 50 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो बचा कितना? बच गया 250 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, बच गया। तो अभी देखो 250 स्क्वायर किलोमीटर कितना होता है? हाउ मच इज 250 स्क्वायर किलोमीटर? 250 स्क्वायर किलोमीटर इज अराउंड 25,000 हेक्टेयर्स, ठीक है।
ये मैं कैलकुलेशन बस आपके एग्जाम्पल को सम ईजी करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल जो एरिया है वो है 500 स्क्वायर किलोमीटर, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है 250 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से बैरन लैंड है 50 स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर इसमें से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर है, तो बाकी एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एरिया हो गया 250 स्क्वायर किलोमीटर। अब ट्री कवर का डेफिनेशन है ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज जो लेस देन 1 हेक्टेयर है एंड आउटसाइड RFA है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते हैं, इसके अंदर वाले ट्रीज को तो काउंट ही नहीं करना है, बाहर वाले ट्रीज को काउंट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं पिंक से बनाता हूँ, ये ट्री हो गया, ये ट्री हो गया, ये। सो ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज विच आर लेस देन 1 हेक्टेयर एंड अगेन आउटसाइड RFA, तो ये वाला रीजन में, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ट्री कवर, ठीक है। ये डेफिनेशन है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का क्या डेफिनेशन है, ऑल ट्रीज आउटसाइड RFA इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। तो यार ये जो पूरा है ना, अब मेरा ये लेजर मार्कर देखो, ये जो पूरा एरिया है आउटसाइड, मतलब ये वाला, यहाँ पे जो भी ट्रीज है ना, ये है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, और यहाँ पे जो और बाहर में जो ट्रीज हैं जो 1 हेक्टेयर के कम है वो है ट्री कवर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्विकली एक बार देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक पर्टिकुलर कोई भी एक रीजन है, ठीक है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर रीजन को रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नोटिफाई किया है। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब वहाँ पेड़ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो मान लेते हैं छोटा सा यहाँ पे पार्ट आउट ऑफ 250 स्क्वायर किलोमीटर, 50 स्क्वायर किलोमीटर में एक्चुअल में फॉरेस्ट है ही नहीं, वो एक बैरन लैंड है, ठीक है। अब जो भी है ये पूरा तो एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। अब इसके बाद जो भी है ना, ये वाला रीजन, ये वाला, ये सारा है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। सिंपल इसका टर्मिनोलॉजी देखो, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट, आउटसाइड व्हाट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट नोटिफाई की है, उसके अलावा बाहर उसके जो भी है वो है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। अभी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सब कुछ है, मतलब कोई साइज कंस्ट्रेंट्स नहीं है, बस ये कंडीशन है कि यार रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर होना चाहिए। जो ट्री कवर है उसमें साइज कंस्टेंट है। मैं एक छोटा सा सबसेट ले लेता हूँ बाहर में, लेट से ये वाला ले लिया। अब सबसे पहले तो ये रीजन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है और ऊपर से 1 हेक्टेयर के कम साइज में है, तो इसको हम काउंट करेंगे ट्री कवर में। आई होप अभी आपको तो पूरा क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये इंपॉर्टेंट है, देखो फॉरेस्ट कवर का क्या मतलब होता है। द एंटायर थिंग इज अबाउट फॉरेस्ट कवर। हम फॉरेस्ट कवर ही देखेंगे, स्टेट्स को रैंक करेंगे कि कौन सा स्टेट्स का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है इन परसेंट ऑफ देयर जोग्राफिकल एरिया, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ध्यान से सुनो। ऑल पैचेज ऑफ लैंड जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%, इसका मतलब स्क्रब्स नहीं हो सकते हैं, स्क्रब्स नहीं हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली नॉन फॉरेस्ट एरिया तो कंसिडर कर ही नहीं रहे। ओपन फॉरेस्ट भी ले सकते हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट भी ले सकते हैं, वर्टिकली बोल रहा हूँ, वेरी डेंस फॉरेस्ट भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्या कंडीशन था, ट्री कैनोपी डेंसिटी शुड बी मोर देन 70%, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का 40 to 70%, एंड ओपन फॉरेस्ट का 10 to 40%। ये सबका 10% से ज़्यादा है। तो इसलिए ऑल पैचेज ऑफ लैंड विथ अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%, विच कैन बी ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट एंड वर्टिकली डेंस फॉरेस्ट, ये तीनों मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, साइज कंस्टेंट है मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, भले वहाँ पे आप एग्रो फॉरेस्ट्री कर रहे हो, कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट्री कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, भले वो पब्लिक को बिलोंग कर रही है, प्राइवेट को बिलोंग कर रही है, ठीक है, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन से स्पीसीज ऑफ ट्रीज हैं, वहाँ पे प्लांटेशंस हैं, रबर प्लांटेशंस हैं कि महोगनी ट्रीज हैं फॉर एग्जाम्पल। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ प्लांटेशंस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पीसीज ऑफ ट्रीज, दैट इज स्टिल काउंटेड इन द फॉरेस्ट कवर। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज चीज़ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, ठीक है। अभी हम समझते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या क्या पढ़ा, देखो ट्री कैनोपी डेंसिटी समझ लिया, ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कवर। एंड हमने देखा कि यार ओपन फॉरेस्ट क्या होता है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, एंड वर्टिकली डेंस फॉरेस्ट क्या होता है, यहाँ पर हमने समझ लिया। अभी ये सारा चीज़ को कंबाइन करके इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझते हैं। इधर आ जाओ। अब यार देखो, मान लेते हैं कि ये जो ब्लू वाला एरिया है ना, ये वाला,
ये है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर लैंड ट्रैक्ट को फॉरेस्ट बोला है। ठीक है, ये देखो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉरेस्ट एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ये मतलब है इसका। ठीक है, अभी इसके बाहर भी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप ये देखोगे, ये देखो यहाँ पे सर्टेन पेड़ पौधे हैं जो वेरी डेंस फॉरेस्ट में काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो काफ़ी लग्जूरियंट है, काफ़ी लश है। तो ये वाला जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसको अंदर नहीं काउंट किया गया है, ये इसके बाहर है। देखो इसके बाहर है। वैसे ही मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में भी सर्टन ट्रीज है, मतलब मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का भी सर्टन पार्ट है जिसको नहीं काउंट किया गया है, ओपन फॉरेस्ट का भी है, स्क्रब्स का भी है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये है फॉरेस्ट कवर नॉट नोटिफाइड अंडर RFA, क्योंकि यार यहाँ पे तो फॉरेस्ट हैं बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर RFA। ये मैं आपको यहाँ बताया था डीम्ड फॉरेस्ट में। दे रिलेट वेरी क्लोजली टू डीम्ड फॉरेस्ट्स, क्योंकि दे अपीयर, दीज पर्टिकुलर लैंड ट्रैक्ट्स appear to be a forest. They have that natural vegetation. They meet the criteria which are required for any particular piece of land to be deemed as a forest, but they are not forests as per government records. इसलिए इसको हमने नाम दिया है डीम्ड फॉरेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अभी मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो डेफिनेशन यूज होता है, इट इज़ बेसिकली एनी लैंड नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। उसमें प्लांटेशंस भी हो सकते हैं। देखो प्लांटेशंस हैं, फिर भी हम इसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कंसिडर कर रहे हैं। वैसे एक बैरन लैंड भी है, यहाँ पे एक्चुअल में कोई फॉरेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई फॉरेस्ट ही नहीं है, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर एरिया में आ गया है। यहाँ पे सर्टेन एरिया में बैरन लैंड है, सर्टेन एरिया में प्लांटेशंस हैं, ये सबको हम एक फॉरेस्ट कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है मैंने आपको बताया था। फॉरेस्ट कवर देखो, फॉरेस्ट कवर यहाँ पे बताता हूँ। फॉरेस्ट कवर देखो, सबसे पहले ऑल पैचेस ऑफ लैंड विद अ ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%, मतलब ये तो नहीं काउंट होगा फॉरेस्ट कवर में, ये भी नहीं काउंट होगा। ये पूरा हो गया, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, लेट मी यूज रेड। ये पूरा हो गया क्योंकि इन सब की ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% है। तो ऑल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है, मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, इन सब का एरिया मोर देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, इसलिए जो प्लांटेशन है ना, इसको भी हम फॉरेस्ट कवर में काउंट कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज। एंड ऑब्वियसली ये फॉरेस्ट कवर इज अंडर द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ओनली। आप, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। दिस डायग्राम इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड ऑल दी कॉन्सेप्ट्स। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, वापस से आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हमने देखा फॉरेस्ट कवर विच इज़ नॉट नोटिफाइड एज RFA। ठीक है, फॉरेस्ट कवर क्या है वो देखा हमने, है ना। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कैनोपी डेंसिटी शुड बी मोर देन 10%, और जो लैंड साइज है दैट शुड बी मोर देन 1 हेक्टेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज। इसलिए यहाँ पे प्लांटेशंस के बजाय हम इसको फॉरेस्ट कवर के अंदर काउंट कर रहे हैं। और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में देखो हम बैरन लैंड भी काउंट कर रहे हैं। एंड अगेन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के जो भी बाहर है विच इज आउटसाइड RFA, दैट इज बेसिकली ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट विच इज द TOF। ठीक है, और उसमें से अगर हम लेस देन 1 हेक्टेयर कर दें तो ट्री कवर। आई होप आपको अब सब समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम और ये डायग्राम से आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू नाउ। सर्टन चीज़ें देख लेते हैं, सर्टन क्लैरिफिकेशंस देख लेते हैं। इन RFAs there are areas with a density of less than 10% and some even without trees। क्योंकि यार ये ना फॉरेस्ट है एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड उसको अभी चेंज नहीं किया गया है, तो हो सकता है विद टाइम डिग्रेडेशन हो गया है, बट स्टिल इट इज कंसिडर फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, तो उसको हम फॉरेस्ट ही मान रहे हैं। ये एक चीज़ है। ऑन द अदर हैंड देर आर एरियाज आउटसाइड RFA with tree stands of more than 10% canopy density and size 1 hectare or more. Such areas also constitute forest cover, but they are not forests as per government. क्यों? क्योंकि उसको नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं आता है। गवर्नमेंट जो मेन डेटा देखती है दैट इज अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का नाम ही ऐसा पड़ा है, द टर्मिनोलॉजी इज सच
बिकॉज दीज आर दी एरियाज जहाँ पे फॉरेस्ट को एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड या कोई गवर्नमेंट रूल्स या एक्ट में नोटिफाई किया गया है, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, द चेंज इन फॉरेस्ट कवर इज नॉट नेसेसरली ड्यू टू चेंजेस विद इन दी RFA बट ऑल्सो आउटसाइड RFA। दिस इज वेरी क्रूशल। अगर आप रियलाइज कर पा रहे हो उसका ग्रेविटी, जो हम बोलते हैं ना फॉरेस्ट कवर चेंज हो गया, कम हो गया, यहाँ पे पेड़ ज़्यादा कट गए, तो उस पर जो चेंजेस हैं दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द चेंजेस विच आर हैपनिंग आउटसाइड RFA। ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे फॉरेस्ट को नोटिफाई नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये मेरा फॉरेस्ट कवर है ना, थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया, इसको मिटा देता हूँ। मैं क्या बोल रहा था, ये है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। क्या क्या है, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए एंड ऑल पैचेस ऑफ लैंड, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द ट्री कैनोपी डेंसिटी। अगर मोर देन 10% है तो ये हो गया फॉरेस्ट कवर। लेकिन ये वाला पार्ट भी तो टेक्निकली फॉरेस्ट कवर में काउंट होना चाहिए ना, क्योंकि ये भले ही रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है और 1 हेक्टेयर साइज से ज़्यादा है, बट ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में नहीं आ रहा है, तो ये भी टेक्निकली थोड़ा सा फॉरेस्ट कवर कॉन्स्टिट्यूट करता है। अगर ये भी कम हो रहा है ना, तो ओवरऑल इंडिया का फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। आप समझ रहे हो, दिस इज द गेम विद डेटा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो डेटा कैप्चर हो रहा है, इट इज़ लिविंग आउट सर्टन ट्रीज, सर्टन फॉरेस्ट कवर, सर्टन परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। हो सकता है यार यहाँ पे जो पेड़ हैं जिनको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है, उसमें कुछ डिग्रेडेशन आ रहा है, तो उसके वजह से भी ओवरऑल डिग्रेडेशन आ रहा है। तो ये आइडिया है, ये आपको जस्ट टू पुट इट इनटू योर कॉन्शियस माइंड कि यार ये सारी चीज़ें हैं, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं एक चीज़ जो है अबव ग्राउंड बायोमास, जो है इट इज़ अ न्यू इनिशिएटिव of the 2021 report। न्यू इनिशिएटिव्स को भी एक चैप्टर में दिया गया है, उसमें ये इसके बारे में बात की गई है, विच इज़ बेसिकली द अबव ग्राउंड एस्टिमेशन, ठीक है, अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन। अब यार ये क्या होता है, देखो बायोमास क्या होता है। बायोमास इज नथिंग बट ड्राई वेट, ठीक है। फॉरेस्ट बायोमास इज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो फोटोसिंथेसिस करता है तो प्लांट्स मेक देयर फूड, राइट। जो भी एनर्जी है वो फूड बनाने में यूज होता है, एंड प्लस अगेन अपना जो भी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी है वो सारी चीज़ें हम अपनी बेसिक्स में कवर करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, फॉरेस्ट बायोमास जो होता है दैट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फ्रॉम द एनर्जी विच दे डिराइव फ्रॉम द सनलाइट। इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, अबव ग्राउंड बायोमास एंड बिलो ग्राउंड बायोमास। एंड अबव ग्राउंड बायोमास को ही हम पढ़ेंगे। ये वाला जो स्निपेट है इसको मैंने डायरेक्टली इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 से उठाया। सो अकॉर्डिंग टू IPCC GPG 2003, अब ये क्या है, GPG इज नथिंग बट गुड प्रैक्टिस गाइडेंस। दिस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क एंड इसमें सर्टन गाइडलाइंस दिए गए हैं बेसिकली, क्योंकि इसका नाम ही है गुड प्रैक्टिस गाइडेंस। तो सर्टन गाइडलाइंस दिए गए हैं जिसके थ्रू यू कैन अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन, कंजर्व फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें। इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, इट इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट फॉर अर एग्जाम। बट ये जो फॉरेस्ट बायोमास का डेफिनेशन है जो FSI ने उठाया है इन दिस रिपोर्ट, दैट इज फ्रॉम इंटरगवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज गुड प्रैक्टिस गाइडेंस, IPCC GPG। IPCC के बारे में तो हम बहुत पढ़ने वाले हैं आगे जाके, व्हेन वी विल स्टडी क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल नेगोशिएशन, सब तो IPCC के बारे में हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, ठीक है। अबव ग्राउंड बायोमास क्या है, कुछ नहीं है, इट कंटेन द पार्ट ऑफ वेजिटेशन अबव द ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल स्टम्प्स हो गए, ट्रीज हो गए, डेड वुड, लिटर, फॉलिएज, जो भी फॉलन लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, बायोमास है, तो ये सारी चीज़ें आर अबव ग्राउंड बायोमास, ठीक है। दिस आर द अबव ग्राउंड बायोमास। एंड बिलो ग्राउंड बायोमास क्या होता है, विच इंक्लूड्स द पार्ट ऑफ द ट्री रूट्स विच आर सिचुएटेड अंडर द ग्राउंड। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो ये जो रूट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जो ग्राउंड के अंदर सिचुएटेड है, दीज आर बिलो ग्राउंड बायोमास। एंड जो ऊपर ट्रीज हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉलिएज है, यहाँ पे आप छोटे से श्रब्स देख पा रहे हो, डेड वुड देख पा रहे हो, लिटर देख पा रहे हो, ये सर्टन फ्लावर्स देख पा रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं अबव द ग्राउंड बायोमास, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। ऊपर वाला जो अबव ग्राउंड बायोमास है इसका एस्टिमेशन किया है हमने ISFR 2021 वाले रिपोर्ट में, ऑलराइट। एंड इसको दिस इज बेसिकली IPCC GPG के थ्रू डिफाइन किया गया है इसको, ठीक है। अभी यार ये एस्टिमेशन किया कैसे, हाउ डिड वी डू दिस एस्टिमेशन, वी डिड इट यूजिंग समथिंग नोन एज सिंथेटिक अपर्चर रेडार एंड SAR से जो डेटा आया है उससे बेसिस पे हमने एस्टिमेशन किया है, ठीक है। एंड हमने इसके लिए क्या यूज़ किया है, आपको बस 1 लाइन में याद रखना है, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देव यूज समथिंग नोन एज ALOS PALZR 2। अब इसका मतलब क्या है, इनका इंडिविजुअल मतलब है, ठीक है। दिस इज द सिंथेटिक अपर्चर रेडार दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
एलोज मतलब एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट विच हैड अ फेज्ड एरे टाइप एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार. अभी एल बैंड क्या होता है, एक्स बैंड क्या होता है, सी बैंड क्या होता है. बेसिकली जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ना, इट हैज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट बैंड्स. एल बैंड हो गया, एक्स बैंड हो गया, सी बैंड हो गया. तो जो एक्स बैंड हो गया वो ट्री के ऊपर वाले सतह जो है उसको मेजर करने में हेल्प करता है, उसको असेस करने में हेल्प करता है. वैसे जो सी बैंड है वो मिड लेवल ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट को असेस करने में हेल्प करता है. और जो एल बैंड है वो सबसे नीचे वाला. तो बेसिकली ये जो एक्स बैंड, सी बैंड, एल बैंड है, इसके बारे में आप टेलीकम्युनिकेशन इन साइंस एंड टेक पढ़ते हो. बट ब्रॉडली काम ये है इनका कि यार देखो, आइडिया हमारा ये है कि हमें फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को असेस करना है. हमें देखना है कि यार ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या है, हमें देखना है कि यार कहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे फॉरेस्ट कवर एक्चुअल में है कि नहीं. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए वी आर यूजिंग द सिंथेटिक अपर्चर रेडार. एंड इसका फायदा मैंने आपको बताया था, सिंस इट्स प्राइमरी ऑपरेटिंग रेंज इज इन द माइक्रोवेव रेल्म, माइक्रोवेव्स के थ्रू काम करता है, तो इसलिए इट कैन वर्क इवन इन द नाइट टाइम एंड ऑल्सो कैन लुक थ्रू द क्लाउड्स. ठीक है, तो इवन इफ इट्स क्लाउडी वी कैन स्टिल यूज द सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट एंड डू इट. तो एलोस जो एडवांस लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, इसको यूज किया गया है. एंड इसमें फिटेड था द सिंथेटिक अपर्चर रेडार, स्पेसिफिकली द फेज्ड एरे एल बैंड. एल बैंड को यूज किया है. एल बैंड मतलब जो सबसे नीचे वाला सतह देख सकता है, द लोअर पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट स्ट्रक्चर नीचे तक देख सकता है, उसको बोलते हैं एल बैंड. ठीक है, तो फेज्ड एरे एल टाइप या एल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसी को बोलते हैं पैल्जर. ठीक है, एंड दिस हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम JAXA. JAXA इज द जापानीज एरोस्पेस एजेंसी. ऑलराइट, तो ये जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, दिस इज रेलिवेंट ओनली फॉर योर प्रीलिम्स, तो आप इसको प्लीज ध्यान रखो. एंड ये वो चीज़ है अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन, जिसको 2021 वाले रिपोर्ट में किया गया है. ऑलराइट, दीज आर दी डिफरेंट की कॉन्सेप्ट्स जो इसमें दी गई थी. क्विकली एक बार ऊपर से देख लेते हैं. ट्री कैनोपी डेंसिटी हमने देखा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया देखा, ट्री कवर देखा, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होते हैं देखा, फॉरेस्ट कवर क्या होता है देखा, सर्टन क्लैरिफिकेशन समझे हमने कि यार देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में ऐसा भी हो सकता है कि सर्टन एरिया में फॉरेस्ट ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, एंड हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जो देखने में तो फॉरेस्ट है लेकिन गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई नहीं किया है, डीम्ड फॉरेस्ट है, या फॉरेस्ट नॉट नोटिफाइड एज RFA है. ठीक है, ये सारी चीज़ें. एंड फाइनली हमने देखा कि 2021 वाला जो रिपोर्ट है उसमें एक नया इनिशिएटिव है जिसमें वी आर एस्टिमेटिंग अबव द ग्राउंड बायोमास. उसको हमने कैसे किया, यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेटा विच वी सोर्स्ड फ्रॉम जापानीज एरोस्पेस एजेंसी JAXA. उन्होंने एक सैटेलाइट भेजा था विच इज़ द एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ALOS, एंड उसमें उन्होंने फिट किया था फेज्ड एरे एल बैंड या एल टाइप सिंथेटिक अपर्चर रेडार. ठीक है, तो इसको भी हमने पूरा कवर कर लिया है. इसके बाद हम देखेंगे सर्टन की टर्म्स, उसको एक्सप्लेन करेंगे. दिस इज नॉट एज कॉम्प्रिहेंसिव दैट, क्योंकि दिस इज जस्ट अ हुक टू आगे आने वाले लेक्चर्स जहाँ पे हम डिफरेंट ये कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग लेक्चर्स में कवर करेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो अभी आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट सर्टन की टर्म्स विच वर गिवन इन द रिपोर्ट. इसको हम लोग अभी बस ओवरव्यू ले लेते हैं एंड जो भी सर्टन रेटेड सेक्शन आएगा, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया या मैंग्रोव इकोसिस्टम वाला सेक्शन हो गया, उसमें हम ये सारे टर्म्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ऑलराइट, तो यार देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रिपोर्ट में, द रिपोर्ट ऑल्सो टॉक्स अबाउट मैंग्रोव कवर. ओके, तो रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है, देर इज अ डिस्ट्रिक्ट साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल which alone accounts for 47% of mangrove cover of the country, rather 48% approximately. तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि 48%, 50%, 50%, half the mangrove cover of the country are directly alone accounted by the South 24 Parganas district of West Bengal. ठीक है, आप ये फैक्ट को याद रख सकते हो. दूसरा है, the mangrove cover in the country has increased by 364 square kilometer in 2021 as compared to 2013. So 2013 में जितना था उससे बढ़कर 364 किलोमीटर स्क्वायर का एक इंक्रीज आया है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. दूसरा जो टर्म यहाँ पे दिया गया है दैट इज ग्रोइंग स्टॉक. अब ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है? ग्रोइंग स्टॉक इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रीज. आप कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया रखते हो तो वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑल द लिविंग ट्रीज, क्या कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं, राइट, वो कितने डेंस हैं, ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं ग्रोइंग स्टॉक. अभी ग्रोइंग स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर ग्रोइंग स्टॉक ज़्यादा है, अगर फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लैंड में देयर इज अ, जैसे मैंने आपको बताया, देयर इज अ लश ग्रीनरी, देयर इज लग्जूरियंट वेजिटेशन देयर, तो इसका मतलब ये है कि यार वहाँ उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट या उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, ये चीज़ है. तो ग्रोइंग स्टॉक इज अ इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी. सॉरी फॉर दैट, ग्रोइंग स्टॉक इज द इंडिकेटर ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी. द UNFCCC गाइडलाइंस, इसके बारे में देखते हैं. द UNFCCC गाइडलाइंस
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेड प्लस, ठीक है, रिक्वायर दैट एवरी कंट्री शुड हैव अ सैटेलाइट बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। आप समझ रहे हो? इसलिए जो FSI है हमारी, जो सर्वे कैरी आउट करती है, इट यूजेस द रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, ठीक है, बिकॉज जो UNFCC गाइडलाइंस है, व्हाट इज UNFCCC, हमने देखा था बायोडाइवर्सिटी सीरीज लेक्चर नंबर 3 में, हमने देखा था कि 1992 में रियो समिट हुआ था, ठीक है, रियो समिट हुआ था, तो उसमें सर्टेन आउटकम्स थे उसके। तो 3 कन्वेंशंस का जन्म हुआ था, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसमें से जो UNFCCC है वही है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड उसने गाइडलाइंस निकाला है फॉर ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेड प्लस। अब रेड प्लस क्या होता है? रेड प्लस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क to encourage developing countries to reduce emission and enhance the removal of greenhouse gases by using variety of forest management techniques. तो रेड प्लस का एक्चुअल अगर फुल फॉर्म देखोगे तो दैट इज बेसिकली reducing emissions, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड प्लस का जो फुल फॉर्म है दैट इज बेसिकली reducing emissions from deforestation in developing कंट्रीज, ठीक है, ये आपका बेसिकली फ्रेम आइडिया है। रेड प्लस इज बेसिकली रिड्यूसिंग emissions फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये आइडिया है। एंड जो रेड प्लस के जो फ्रेमवर्क है, जो रेड प्लस फ्रेमवर्क है, इसमें यह लिखा गया है कि एवरी कंट्री शुड हैव इट्स ओन सैटेलाइट बेस्ड नेशनल फॉरेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, ठीक है, जो इंडिया में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द ग्रोइंग स्टॉक ऑफ ट्रीज, द नंबर ऑफ ट्रीज, बैम्बू, सॉइल कार्बन, सॉइल में कितना कार्बन है, एक होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, विच इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल। अराउंड 2 to 10% ऑफ द सॉइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जो है 2 to 10% होता है सॉइल का मास का, ठीक है, एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिकल, केमिकल हो गया या बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल सॉइल्स, ठीक है। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, इन्वेजिव स्पीसीज हो गए। तो ये सब का आइडिया है इज टुगेदर हम इन सबको बोलते हैं द ग्रोइंग स्टॉक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग स्टॉक, एंड ये भी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में दिया गया है। ओके, अब आ जाते हैं कार्बन स्टॉक पे। कार्बन स्टॉक के बारे में भी दिया गया है इन द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, एंड द कार्बन स्टॉक फॉर 2021 हैज बीन एस्टिमेटेड एज एट 70 to 100 मिलियन टन्स, ठीक है, अराउंड 7,000 मिलियन टन्स है, अ स्लाइट इंक्रीज ऑफ 79 मिलियन टन्स सिंस 2019। तो कार्बन स्टॉक तो ऑफ इंडिया फॉरेस्ट तो बड़ा है, जो कि अच्छी बात है। कार्बन स्टॉक अच्छी बात क्यों है? क्योंकि यार देखो, जो फॉरेस्ट है ना, वो नेचुरल कार्बन स्टॉक है, दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके अपने बायोमास में रख लेते हैं। तो टेक्निकली व्हाट दे डू इज दे हेल्प इन रिमूविंग ऑल दिस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच हेल्प्स इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में हम डिटेल में ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज वाले सेक्शन में कवर करेंगे, बट आपको मतलब पता होना चाहिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। तो कार्बन स्टॉक इज नथिंग, इज रिलेटेड टू आइडिया ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, वेर इन कार्बन इज सिक्वेस्टर्ड इन टू दीज पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट्स, जिसको हम कार्बन स्टॉक्स बोलते हैं, ताकि जो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो थोड़ा सा रिमूव हो पाए, ताकि जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ गया है एंड जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो थोड़ा सा मिटिगेट हो पाए, ये आइडिया है। ओके, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, हमने देखा था कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज व्हाट इज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन? इट इज अ मेजरेबल कंपोनेंट ऑफ सॉइल का ऑर्गेनिक मैटर। कोई भी सॉइल है तो उसमें 2 to 10% जो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, एंड दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन इट्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, फिजिकल फंक्शंस, केमिकल फंक्शंस एंड बायोलॉजिकल फंक्शंस। तो ये आइडिया है। तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ फॉरेस्ट कार्बन। समझ रहे हो, फॉरेस्ट में जो कार्बन है, जो कार्बन स्टॉक है, उसका लार्जेस्ट परसेंटेज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में होता है, SOC में होता है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन से रिलेटेड भी पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, उसको विल कवर व्हेन आई मेक यू कवर एनवायरमेंट के जो PYQs हैं, तब हम देखेंगे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन से रिलेटेड PYQs। अभी के लिए इतना याद रखो, इट इज द लार्जेस्ट पूल ऑफ फॉरेस्ट कार्बन अकाउंटिंग फॉर 56%, ठीक है, 56% ऑफ टोटल कार्बन सिक्वेस्टर्ड, या जो कार्बन स्टॉक है उसका, फॉलोड बाई AGB हमने अभी देखा, अबव ग्राउंड बायोमास। तो सबसे पहला है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, फिर है अबव ग्राउंड बायोमास, फिर है बिलो ग्राउंड बायोमास, और फिर आ जाते हैं लिटर, और फिर आ जाता है डेडवुड, ठीक है, ये सारा चीज़ आ जाता है। तो
सबसे हाईएस्ट है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन विच इज अराउंड 56 टाइम्स, ठीक है, 56%, सॉरी, विच इज अराउंड 56%, फॉलोड बाय अबव ग्राउंड बायोमास विच इज अराउंड 32%. ये देखा गया है कि इन ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स द सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन इज ऑलमोस्ट डबल द कार्बन इन AGB, अबव ग्राउंड मास, अबव ग्राउंड बायोमास. क्या क्या होता है अबव ग्राउंड बायोमास? ये देखो, ये इमेज हमने पहले देखा था, ट्रीज हो गए, ये सारे लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, ट्रंक हो गया. तो इसमें जो कार्बन स्टॉक है ना, उससे ऑलमोस्ट डबल होता है सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में, जो यहाँ पे सॉइल्स हैं उसमें, ठीक है. तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का ऑलमोस्ट ट्वाइस है अबव ग्राउंड बायोमास इन वेयर, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है. ये आइडिया है. ये वाला चीज़ हमने देखा था व्हेन वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट कार्बन पूल्स, जो फॉरेस्ट बायोमास है, अबव ग्राउंड बायोमास एंड बिलो ग्राउंड बायोमास. इसको हम एस्टिमेट करते हैं यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार डेटा. तो ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यहाँ पे बस हमें समझना था कि कार्बन स्टॉक क्या होता है, एंड इस रिपोर्ट के थ्रू पता चला है कि कार्बन स्टॉक बढ़ा ही है, ठीक है. देयर हैज़ बीन अ स्लाइट इंक्रीज. ओके, जो लास्ट है वो है फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग, ठीक है. फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग कैसे किया जाता है? बेसिकली ये देखा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर फॉरेस्ट आर मोर प्रोन टू कैचिंग फायर, ठीक है, कैचिंग अ फायर, या विच इज मोर, जहाँ पे फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर आती रहती है, ठीक है. तो इसको भी हम देख लेते हैं. मोर देन 36% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है. 36%, आप बस रफली नंबर याद रखो, 36%, मोर देन 36% इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, इट इज प्रोन टू कैचिंग फायर, ठीक है. नियरली 4% आर एक्सट्रीमली प्रोन एंड 6% इज वेरी हाई फायर प्रोन. 6% एरिया ऐसा है कि जिसमें फॉरेस्ट फायर कैच करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है. तो इसके लिए क्या किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change basically has formulated the National Action Plan on Forest Fires, NAPFF, which was enacted in 2018. इसको फॉर्मुलेट किया गया था 2018 में, टू मिनिमाइज फॉरेस्ट फायर्स बाय एम्पावरिंग फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज़. फॉरेस्ट के विसिनिटी में जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनको एम्पावर करना और उनको इंसेंटिवाइज करना टू वर्क इन टैंडम विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स. ऐसी एक्टिविटीज़ ना करना जिससे फॉरेस्ट फायर्स उनकी फॉरेस्ट फायर्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाए, उसको कम करना, ठीक है. तो जो फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज़ हैं, इन टैंडम विद द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, दे हैव टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इशू ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है. ये चीज़ है. तो ये हो गए की टर्म्स. क्या क्या देखा हमने? मैंग्रोव कवर देखा, और मैंग्रोव कवर के बारे में डिटेल में हम ऑब्वियसली समझेंगे मैंग्रोव इकोसिस्टम में, जहाँ पे हम मैंग्रोव से रिलेटेड सारे जो स्कीम्स हैं, ठीक है, वो समझेंगे. विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस दैट हैपन इन मैंग्रोव्स. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, राइट. अगर आप वेटलैंड याद करोगे तो वहाँ पे मैंने आपको मैंग्रोव्स के बारे में बताया था, थोड़ा सा बताया था, व्हेन आई टॉट यू अबाउट हाइड्रोफाइट्स, ठीक है. तो वो सारी चीज़ हम मैंग्रोव के इकोसिस्टम पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस पर देखेंगे. अभी बस आप इतना समझ लो कि हमने देखो यार, फॉरेस्ट कवर, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये सब तो समझ लिया. साथ साथ हमें ये भी समझना ज़रूरी था कि मैंग्रोव कवर क्या होता है, ग्रोइंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, कार्बन स्टॉक का मतलब क्या होता है, एंड फॉरेस्ट फायर मॉनिटरिंग क्या होता है, एंड थोड़ा बहुत डेटा जो इस बार के रिपोर्ट में दी गई है. तो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी आगे बढ़ते हैं एंड लास्ट 2 टॉपिक्स कवर करते हैं, विच आर दी FAO डेफिनेशन कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म्स ऑफ FSI डेफिनेशन, ठीक है. तो अभी देखते हैं कि ये FAO डेफिनेशन कंट्रोवर्सी क्या है. तो यार देखो, FAO जो है वो ग्लोबल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज अंडर द UN, राइट. तो इट प्रोवाइड्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है. एंड FAO बोलता है कि फॉरेस्ट उसी को बोलेंगे बेसिकली एटलीस्ट 1 हेक्टेयर होना चाहिए और मिनिमम ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 10% होना चाहिए, ठीक है. इतना बोला गया है. लेकिन जो FAO का डेफिनेशन है फॉरेस्ट का, इट डज नॉट इंक्लूड एरियाज प्रोडोमिनेंटली अंडर एग्रीकल्चर. बेसिकली प्लांटेशन, ठीक है, प्लांटेशन हो गया या कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया, एग्री एक्टिविटी, तो इसको हम फॉरेस्ट नहीं मानते. दिस इज नॉट अ फॉरेस्ट एज पर FAO. दिस इज नॉट डीम्ड फॉरेस्ट एज पर FAO, ठीक है. ये वाला चीज़ तो इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, लेकिन आप वो छोटा सा क्या चेंज है वो देखते हैं. देखो, FSI डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इज बेसिकली एटलीस्ट 1 हेक्टेयर, यहाँ पे भी एटलीस्ट 1 हेक्टेयर था, मिनिमम 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी, मिनिमम 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी. लेकिन इंडिया में बोलते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, मतलब इवन प्लांटेशंस अकाउंट फॉर फॉरेस्ट कवर. लेकिन FAO के हिसाब से प्लांटेशन एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर नॉट फॉरेस्ट कवर. लेकिन इंडिया में जो है वो है कि प्लांटेशंस आल्सो अकाउंट फॉर फॉरेस्ट कवर, ठीक है. ये चीज़ है. तो
ये कंट्रोवर्सी है कि जो एफएसआई का डेफिनेशन है इट इज़ नॉट इन सिंक विद द ग्लोबल डेफिनेशन, राइट। तो जो ग्लोबल बाकी जो भी चीज़ है, तो जो हमारा जो फॉरेस्ट डेटा है उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि यार देखो तुम्हारा डेफिनेशन ही नहीं है। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? दिस इज ऑल्सो अ क्रिटिसिज्म ऑफ एफएसआई, ठीक है। क्योंकि यार देखो, प्लांटेशंस आर नॉट इक्विवेलेंट टू फॉरेस्ट। अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया में रबर प्लांटेशन लगा दी हो सकता है आप 1 हेक्टेयर के ज़्यादा एरिया में रबर प्लांटेशन लगा के रखे हो, तो ये एक फॉल्स इंप्रेशन देता है कि यार इस पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट हैं, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट का जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, that cannot be compensated by having a 1 hectare or more than 1 hectare tract of land which has rubber plantations. ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे ही कुछ हम कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन में पढ़े थे, राइट, कि एक जगह से अगर आप पेड़ काट रहे हो, मान लो एक जगह से आपने मैंग्रोव्स काट दिया और दूसरा जगह जाके आपने एबनी, महोगनी ऐसा चीज़ें प्लांट कर दी, तो दे आर नॉट प्रोपोर्शनेट, दे आर नॉट इक्विवेलेंट। तो वैसे ही plantations cannot account for the ecological impact which is provided by the natural forests which are lush. तो वो चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, वो एक क्रिटिसिज्म है, अभी आगे देखेंगे हम। तो ये जो एंटायर जो ये है ना, दिस इज द एंटायर डिबेट अराउंड द डेफिनेशन कि यार एफएसआई का डेफिनेशन डज नॉट मैच विद एफएओ का डेफिनेशन। एंड ये भी आप देखो, एफएसआई इज नॉट द ओनली वन लुकिंग एट इंडियाज फॉरेस्ट कवर, ये भी याद रखो। ओवर द ईयर्स सेवरल इंडिपेंडेंट स्टडीज ग्लोबली have reported significant loss of forests in India. काफ़ी सारे स्टडीज़ ने बोला है कि यार इंडिया में there has been a significant loss of forests, ठीक है, ये चीज़ है। According to a global institute, एक है World Resources Institute platform, there is a organization known as Global Forest Watch, which is a World Resources Institute platform. There is something known as World Resources Institute, ठीक है। इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। नाम में ये क्या करता है, दिस बेसिकली असेसेस डिफरेंट कंट्रीज और उनका फॉरेस्ट कवर क्या है, ठीक है। बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज का फॉरेस्ट कवर क्या है वो असेस करता है। दिस इज द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच एंड इसके अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि इंडिया हैज लॉस्ट अराउंड 1200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट बिटवीन 2010 एंड 2021। आप देख रहे हो, टर्म देखो, हैज लॉस्ट इज नेचुरल फॉरेस्ट, अराउंड 1270 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट लॉस हो गया है। According to what? According to a platform known as Global Forest Watch, ठीक है। इस एंटिटी का आपको, इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम याद रखना है, ओके, ये चीज़ है। अभी फाइनली देखते हैं व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ द एफएसआई डेफिनेशन। हमने देख लिया कि एफएओ डेफिनेशन का क्या कंट्रोवर्सी था, एफएसआई का डेफिनेशन और एफएओ का डेफिनेशन मैच नहीं कर रहा है, और हमने ये भी देखा कि यार एफएसआई के अलावा और भी ऐसे कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने खुद के स्टडीज़ उन्होंने करा है इंडिया के फॉरेस्ट कवर पर, राइट। वन सच ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली द ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच विच इज़ अ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, WRI का एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। उसने ये बताया है कि यार 2010 से लेकर 2021 तक, ये 10 सालों में इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 1200 स्क्वायर किलोमीटर कम हो गया है, बेसिकली नेचुरल फॉरेस्ट कम हो गया है, ये बताया, ठीक है। अभी देखते हैं लास्ट टॉपिक, क्रिटिसिज्म्स ऑफ एफएसआई डेफिनेशन, ये वाला चीज़। अभी देखो, मैंने आपको जैसे बताया था, प्लांटेशंस आर नॉट इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल फॉरेस्ट। अगर मैं ये पर्टिकुलर एरिया में रबर प्लांटेशन कर दूँ, ठीक है, वर्सेस यहाँ पे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, दीज आर नॉट द सेम। इसका जो इकोलॉजी पे इम्पैक्ट है और इसका जो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। दिस इज रादर अ मोर कमर्शियल थिंग, ठीक है। ये आप बेसिकली एग्रीकल्चर या कोई पर्टिकुलर कमर्शियल क्रॉप यहाँ पे ग्रो कर रहे हो, बट दिस इज अ नेचुरल फॉरेस्ट, इट सपोर्ट्स लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज वेल एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप इकोलॉजिकली इक्वेट नहीं कर सकते हो। तो प्लांटेशंस आर नॉट इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल फॉरेस्ट। इसलिए जो एफएसआई का डेफिनेशन है ना फॉरेस्ट का, एफएसआई डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि यार ठीक है, फॉरेस्ट कवर मतलब एनी ट्रैक ऑफ लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर जहाँ पे ट्रीज हैं, ऑल पैचेस ऑफ ट्रीज हैं, बेसिकली वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, ये हमने देखा था, प्लस क्या है, मिनिमम ऑफ 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ लैंड यूज, तो उसको बोल देते हैं हम या फॉरेस्ट कवर। लेकिन अब हम प्लांटेशंस भी तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल कम्युनिटी ये बोलता है कि यार प्लांटेशंस को नहीं काउंट करना चाहिए बिकॉज अगेन इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, ओके। थोड़ा सा और इशू भी है कि यार जो ये है ना, वो पॉजिटिव्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लैंड अक्वायर्ड फॉर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो अकाउंटेड एज फॉरेस्ट।
एक लैंड को ले लिया गया है और उसको बता दिया गया है कि यार यहाँ पे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन होने जा रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ पे पेड़ कटेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट बनेगा, और जिसने वो प्रोजेक्ट बनाया है, जो बना रहा है बेसिकली दैट, वो कहीं और कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन करेगा और वहाँ से जो फंड्स आएंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, कैंपा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने फॉरेस्ट लेजिस्लेशन पार्ट 1 में कवर कर लिया है। तो वही चीज़ है कि अगर कोई लैंड है जिसको कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए एक्वायर किया भी जा रहा है तो उसको भी फॉरेस्ट मान लिया गया है, जबकि यार वो तो क्लियर हो जाएगा, फिर कहीं और जाके बनेगा। अब कहीं और जाके जो बनेगा उसका क्वालिटेटिव इक्विवेलेंस है कि नहीं, वो तो बात की बात है ना। बट ये एक थोड़ा सा अकाउंटिंग एरर भी है एंड पॉजिटिव्स को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया गया है, ये एक क्रिटिसिज्म। दूसरा है वो जो मैं आपको बता रहा था, जब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब है फॉरेस्ट, तो उसके अंदर बैरन लैंड क्या कर रहा है? वाई इज इंडिया 30% रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हैज नो फॉरेस्ट एट ऑल? इसको हटाओ भाई, अपडेट करो इसको, ये भी एक डाउट है। देर इज नॉट इनफ ट्री कवर बट स्टिल इट इज काउंटेड एज अ फॉरेस्ट। मतलब दीज आर बेसिकली फॉरेस्ट जस्ट ऑन पेपर, जस्ट ऑन रिकॉर्ड्स। एक्चुअल में वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे हो सकता है फॉरेस्ट हो या ना हो, तो ये क्यों, वाई इज दिस एम्बिग्यूटी देयर, राइट? इसके वजह से हमारा जो डेटा है दैट बिकम्स करप्ट, राइट, दैट बिकम्स नॉट सो मच रिलायबल, ये चीज़ है। और दूसरा आता है क्वेश्चंस ऑन देयर मेथोडोलॉजी। जो ISFR का मेथोडोलॉजी है दैट प्राइमरी रिलाइज ऑन रिमोट सेंसिंग, राइट, जो रेडार को यूज करके करते हैं, दैट कैन पिक एनीथिंग दैट इज ग्रीन ऑन अ सर्टेन स्केल, जो अपने रेडार में आ रहा है। कुछ भी ऐसा ग्रीन दिख गया, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको दिख गया, तो उसको हम डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि यार ठीक है ये फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। दिस इज यूज टू जनरेट द डेटा ऑन फॉरेस्ट कवर या ग्रीन कवर, ठीक है। एंड बहुत सालों से जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि यार ये जो रिमोट सेंसिंग मेथड है ना, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं और जो प्लांटेशन हैं, जो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में बता रहा था। रबर प्लांटेशन भी ग्रीन आपको दिख जाएंगे और नेचुरल फॉरेस्ट भी आपको ग्रीन दिख जाएंगे, और रिमोट सेंसिंग मेथड से आप दोनों को फॉरेस्ट कवर में काउंट कर लोगे। बट दैट इज नॉट द वे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस है नहीं, राइट। दिस एंटायर मेथोडोलॉजी डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट, कमर्शियल प्लांटेशन, ऑर्चर्ड्स हो गए, बैम्बू ग्रूव्स हो गए, ये सब में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये एक इशू है, ठीक है। इकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट को आप अकाउंट नहीं कर रहे हो, तो वो एक डाउट है, ठीक है, वो एक इशू है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्रिटिसिज्म ऑफ FSI's डेफिनेशन, ठीक है, जो भी क्रिटिसिज्म है वो ये सारा चीज़ है। तो इसके साथ हमने ये पूरा पेज कवर कर लिया है, राइट। आप इसको देख सकते हो, वी हैव कवर्ड द, ये पूरा हमने कवर कर लिया है। वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, वी मूव्ड ऑन टू द की कॉन्सेप्ट्स, जहाँ हमने सीखा कि यार ट्री कवर क्या होता है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या होता है। हमने देखा कि अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन जो है वो एक नया चीज़ है, नया इनिशिएटिव जो इस रिपोर्ट में लाया गया है, वो क्या है उसको भी देखा। आगे जाके वी सॉ सर्टन की टर्म्स, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि मैंग्रोव कवर क्या होता है, ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, कार्बन स्टॉक, ये सारी चीज़ें। फाइनली हमने देखा कि FAO का क्या कंट्रोवर्सी चल रहा है। बेसिकली FAO का जो डेफिनेशन है और FSI का जो डेफिनेशन है वो सिंक में नहीं है। एंड हमने देखा क्रिटिसिजम्स ऑफ FSI डेफिनेशन। तो ये वाला चीज़ देखो यार, होलिस्टिकली कवर हो चुका है, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने हाईलाइट किया है और जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताए हैं, फॉर एग्जांपल अबव ग्राउंड बायोमास डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें हो गया कि इसका जो डेटा है वो हमने जापानीज एरोस्पेस एजेंसी से प्रोक्योर किया है। छोटी छोटी चीज़ें आप इसको प्रीलिम्स के लिए याद रखना, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस वन। अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इस रिपोर्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं कि यार इस रिपोर्ट ने क्या बोला है, एंड फिर विल एंड द वीडियो, ऑलराइट। तो चलो यार, ये जो रिपोर्ट है इसने क्या बोला है अबाउट द ट्री कैनोपी डेंसिटी, वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्या सिचुएशन है, टोटल फॉरेस्ट कवर क्या है, उसको एक बार देख लेते हैं। तो जो ISFR 2021 है उसके अकॉर्डिंग जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना, जिनका वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब क्या, रिकॉल करो, ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 70%, उनका परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया बड़ा है, मतलब उनका फॉरेस्ट कवर बड़ा है। वेरी डेंस फॉरेस्ट का फॉरेस्ट कवर बड़ा है, ओके। जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उनका कम हुआ है, ठीक है। और जो ओपन फॉरेस्ट है उनका बड़ा है। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो बड़ा है। देखो ये चीज़ है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल था। जो टोटल फॉरेस्ट कवर है इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, वो बड़ा है, ठीक है। लेकिन यार देखो, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट तो कम हो गया है एंड ओपन फॉरेस्ट बढ़ गया है। नेट इफेक्ट ऐसा आ रहा है कि यार टोटल फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है, लेकिन आप देखो क्या क्वालिटी सेम रही है? क्वालिटी सेम नहीं रह पाई है। अगर आप देखोगे तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट तो कम हो गए, जिनका ट्री कैनोपी डेंसिटी ज़्यादा था, विच रिप्रेजेंट किया ठीक है यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, वो तो कम हो गया है। ओपन फॉरेस्ट ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बेसिकली मतलब बहुत के पेड़ ऐसे झड़ गए, मतलब लीव्स हट चुके हैं या डिफॉरेस्टेशन हो गया है। तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट तो कम हो गए, ओपन फॉरेस्ट बढ़ गए हैं, लेकिन आप नेट पे ये आप में दिख रहा है, पिक्चर आ रहा है कि ट्री कवर ओवरऑल बढ़ गया है, टोटल फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है,
बट दिस इज नॉट अ ट्रू पिक्चर। अगर आप क्वालिटी वाइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये ग्रोथ जो आया है ना वो ओपन फॉरेस्ट के बढ़ने की वजह से आ रहा है, और जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो कम हो गए, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये चीज़ है। ओके वैसे अगर आप ये देखोगे तो 2021 में फॉरेस्ट कवर स्टेट्स का जो दिखाया जा रहा है, मतलब वो सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। आप पहले 3 याद रखो, एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। इनका जो फॉरेस्ट कवर है अगर आप उसको देखोगे तो इट हैज़, एमपी जैसे फॉर एग्जांपल हैज़ 77,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। एंड अगर आप चेंज देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू 2019 परसेंटेज चेंज, तो वो आया है 11% चेंज आया है, 2019 के कंपैरिजन में 11% बढ़ा है। अगर आप ओडिशा में देखोगे ना तो 537% चेंज आया है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट को बढ़ाया गया है, तो दिस इज़ अ गुड साइन, ठीक है। वही अगर आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो देखो बहुत कम हो गया है, तो दिस इज़ बेसिकली अ नेगेटिव फॉरेस्ट कवर चेंज, ठीक है। और ये एक चीज़ जो इस रिपोर्ट में बाहर उभर के आई है कि अरुणाचल प्रदेश इज़ अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो ऑलमोस्ट सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो फॉरेस्ट कवर है ना वो डिक्लाइन कर गया है, देयर हैज़ बीन अ नेगेटिव चेंज, ठीक है। ये चीज़ है, इसको देखते हैं एक बार। तो जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 है उसमें हम हमारे जो ऐसे फैक्ट्स हैं, की फैक्ट्स हैं, वो क्या क्या हैं। टॉप 3 स्टेट्स बाय द पैरामीटर फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, ठीक है। लक्षद्वीप परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया बोल रहा हूँ, सुनो, मध्य प्रदेश का पूरा कंट्री में ज़्यादा है क्योंकि वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा है, राइट। उसके जोग्राफिकल एरिया का बस 25% पार्ट है, बट ओवरऑल जो स्क्वायर किलोमीटर ऑक्यूपाई कर रहा है वो है 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ मच मोर देन लक्षद्वीप, राइट। ये चीज़ है। ये जो पैरामीटर है इसका मतलब है फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, बट दिस इज फॉरेस्ट कवर एब्सोल्यूट टर्म्स में, समझ गए ना। एब्सोल्यूट टर्म्स में सबसे पहले क्या है, एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है, ये चीज़। लेकिन फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया में सबसे पहले है लक्षद्वीप 90%, मिजोरम एंड फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो आप इसको याद रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, ठीक है। एंड फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन नॉन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कौन कौन सा है, गोवा है, ठीक है। गोवा का 61% जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से भरा हुआ है, केरला का 55% ऑफ जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट से बना हुआ है, एंड उत्तराखंड का 45% भरा हुआ है। देखो ये तीनों चीज़ में, एंड इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बेसिकली फॉरेस्ट कवर का ही डेटा है, मतलब एमपी में 25% फॉरेस्ट कवर ही है, 25% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, लेकिन वो एरिया बहुत ज़्यादा है, ये बता रहा हूँ मैं, 77,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर्ड है एमपी में। फिर आप बोलोगे ये गोवा क्या है, ये गोवा इसलिए फर्स्ट आया है क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया, गोवा का एरिया खुद बहुत छोटा है, एमपी के सामने गोवा कुछ भी नहीं है, राइट, एरिया अगर वाइज देखें तो उसका जो फॉरेस्ट कवर है ना वो उसके टोटल एरिया का, जोग्राफिकल एरिया का 61% है। आई होप आप समझ पा रहे हो, तो ये चीज़ है। फिर है स्टेट्स जिन्होंने पॉजिटिव चेंज दिखाया है अपने फॉरेस्ट कवर में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, ये तीनों ने। स्टेट्स जिन्होंने नेगेटिव चेंज दिखाया है, देखो वैसे तो ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो सारे हैं ना, जो 7 सिस्टर्स हैं, उन सब ने नेगेटिव चेंज दिखाया है, स्टार्टिंग विथ अरुणाचल प्रदेश जिसने अराउंड 257% डिक्रीज देखा है अपने फॉरेस्ट कवर में, फिर मणिपुर ने, और फिर नागालैंड। सो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड हैव आर द स्टेट्स विद द नेगेटिव चेंज इन द फॉरेस्ट कवर, ठीक है, ये चीज़ है। इतना होने के बाद भी, 257% डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर होने के बाद भी, अरुणाचल प्रदेश हैज 79% ऑफ इट्स एरिया एज फॉरेस्ट। आप समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, दैट हैज लग्जूरियंट वेजिटेशन एंड लश ग्रीनरी, ये चीज़ है। एंड ऐसा क्यों है, इफ़ यू डन योर जोग्राफी राइट यू विल नो दिस, प्लीज पुट इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया। नॉर्थ ईस्ट हैज़ इन जनरल एक्सपीरियंस अ डिक्लाइन, नो वाई इज दैट सो। ये एक आर्टिकल है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, 2022 में आया था, एंड दे हैड एक्सप्लेन सर्टन की टेक अवेज फ्रॉम द फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि ये जो डिक्लाइन आया है ना नॉर्थ ईस्ट में, दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द नेचुरल कैलामिटीज, particularly landslides and heavy rains in the region,
एज वेल एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, फॉर एग्जाम्पल शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का प्रेशर हो गया, या फेलिंग ऑफ ट्रीज हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें. Experts say that this loss is a great concern. This loss is a great concern as the northeastern states are repositories of great biodiversity. While natural calamities have held too much of the loss, the declining forests will in turn increase the impact of landslide. It will also impact water catchment in the region, which is already seeing a degradation of its water resources. Unlike other states, where forests are clearly managed by the forest department and state governments, the northeastern states follow a different ownership pattern. ये देखो, इसी के लिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया है. कम्युनिटी ओनरशिप चलता है वहाँ पे. इज इट नॉट वर्किंग? कम्युनिटी ओनरशिप, प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड विच मेक्स कंजर्वेशन एक्टिविटीज चैलेंजिंग. तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा ट्राइब्स हैं, राइट. अगर आप नागा ट्राइब भी देखोगे तो उसके अंदर नागा ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स, ठीक है. उसके अंदर अराउंड मोर देन 200 ट्राइब्स हैं. तो वहाँ पे जो लैंड मैनेजमेंट सिस्टम चलता है दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स कॉम्प्लेक्स. इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टली अंडर द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. क्योंकि आप देखोगे तो वहाँ पे स्केड्यूल्ड एरियाज ज़्यादा हैं एंड 6 स्केड्यूल के अंडर भी आ जाते हैं ये. फॉर एग्जांपल जो AMTM है आपका, ठीक है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, राइट, वो आपके बेसिकली 6 स्केड्यूल वाले स्टेट्स हैं. इसलिए वहाँ पे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो आइडिया है वो चैलेंजिंग हो जाता है. ये क्यों हो जाता है ये आपको मैंने बताया था, राइट. देयर इज अ क्लैश बिटवीन ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी. ये सारी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, ठीक है, फॉरेस्ट लेजिस्लेशन का. तो ये चीज़ है. तो यहाँ पे कंजर्वेशन एक्टिविटी ना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है. तो ये भी इशू है. बट बात यही है कि नॉर्थ ईस्ट में जो डिक्लाइन आया है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू बोथ नेचुरल कैलामिटीज एंड एंथ्रोपोजेनिक रीजंस. फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का प्रेशर है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस किया जा रहा है. अगर फॉरेस्ट कवर कम हो गया तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज डिग्रेड हो जाएंगे. और फॉरेस्ट कवर अगर कम हो गया, फॉरेस्ट क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. फॉरेस्ट के जो रूट होते हैं, अगर नेचुरल फॉरेस्ट होंगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट होंगे, तो उनके रूट्स विल ऑल्सो रन डीप इनटू द ग्राउंड. तो अबव ग्राउंड बायोमास के साथ साथ बिलो ग्राउंड बायोमास भी काफ़ी स्ट्रांग होगा. एंड इसके होने की वजह से उनके जो रूट्स हैं दे विल बाइंड द सॉइल वेल. इसकी वजह से लैंडस्लाइड नहीं होगा. लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट ही कम हो गए हैं तो इसलिए लैंडस्लाइड्स का जो रिस्क है वो बढ़ चुका है. समझ लो, ये आइडिया है. वाटर कैचमेंट अगेन बढ़ चुका है. सॉरी, वाटर कैचमेंट इज ऑल्सो अगेन थ्रेटेंड. ये चीज़ है. एंड क्योंकि यहाँ पे जो ओनरशिप है फॉरेस्ट लैंड का दैट इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्विंग कम्युनिटी ओनरशिप, इन्वॉल्विंग प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड्स, राइट, इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट ब्यूरोक्रेसी. तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इन दी फ्रॉम द पर्व्यू ऑफ कॉन्जर्वेशन, ठीक है. ये चीज़ है. तो ये सारा था अबाउट द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. एंड हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है. इसमें जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उसको आगे कहीं और भी लगा सकते हो. जो भी हमने टर्म सीखा है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक, ये सारा चीज़ हो गया. मैंग्रोव कवर के बारे में हमने देखा, सिंथेटिक अपर्चर रेडार के बारे में हमने पढ़ा. उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपने अपने साइंस एंड टेक में पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल निसार के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स में भी था. तो ये सारी चीज़ें हमने होलिस्टिकली कवर कर ली हैं, ठीक है. ये हो गया हम लोग का कवर. एक और वीडियो आएगा, छोटा सा आएगा, उस दैट विल नॉट बी दिस लॉन्ग. उसमें विल डिस्कस सर्टन करंट अफेयर्स. अराउंड 5-6 करंट अफेयर्स ही हैं जो रेलिवेंट हैं, जो PT 65 में दिए हुए हैं. एंड उसके बाद ये फॉरेस्ट वाला पूरा टॉपिक वाइंड अप कर देंगे, ठीक है. जो इसके बाद वाला वीडियो आएगा दैट विल बी अराउंड 25 मिनट्स और समथिंग. ये थोड़ा सा बड़ा हो गया बिकॉज इसमें मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिवली सारी डेफिनेशंस, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ग्लोबल लेवल पे जो कंट्रोवर्सी चला था रिगार्डिंग द डेफिनेशन, वो सारा चीज़ समझाया है. सो आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड for further lectures. Thank you, and I'll see you in the next one.